पिछले वीडियो में मैंने यूपी बोर्ड के 2025 में फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस किया था। तो अब उसी सिलेबस को पूरा करने हेतु अब हम शुरू करते हैं अपना सिलेबस का पार्ट यानी कि लेक्चर्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इस वीडियो में जो पहले पार्ट का जो हमारा सिलेबस था, जिसे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला पोर्शन इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी। तो इसको ये वाला सिलेबस मैंने आपको पूरा बता दिया था कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या आएगा। तो इसी में अगर आप देखो तो मैंने इसको 1, 2, 3, 4 और 5 पार्ट्स में बांट रखा है। 5वां पार्ट हो सकता है कि इसके अगर बहुत बड़ा वीडियो बना तो मैं इसको 2 पार्ट में कर दूंगा, तो हो सकता है 6 वीडियो आ जाए। तो स्थिर वैद्युतिकी 6 वीडियो से पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी में अभी आज हम जो पढ़ेंगे, पहला वीडियो आ रहा है, इसमें इतना पोर्शन हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो सिलेबस है थोड़ा सा छोटा करके लिखा गया है, मैं इसको एक्सपेंड करके लिख देता हूँ कि इसमें सब टॉपिक और कौन कौन से होंगे। तो वो कुछ इस तरीके से हैं। तो आवेश की हमें देखनी है सबसे पहले संकल्पना कि आवेश क्या होता है, फिर इसके बाद धन तथा ऋण आवेश पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यही है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता और इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या होता है। फिर घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, फिर वैद्युत आवेश का संरक्षण क्या है, आवेश का पुनर्वितरण क्या है, वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, ये हमें पढ़ना है। इसके बाद है आवेश का क्वांटीकरण। इसी से आपके एक एक नंबर के एमसीक्यू या एक एक नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं। फिर इसके बाद है आपका कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम हम पढ़ेंगे 2 पार्ट में, एक निर्वात में और एक किसी परावैद्युत माध्यम में। और इसी से हम यहाँ पर परावैद्युतांक की परिभाषा को परिभाषित करेंगे। फिर हम कूलाम के नियम को सदिश रूप में लिखेंगे। तो ये जो पार्ट है ये 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद है बहुल आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण का सिद्धांत और सतत आवेश वितरण। तो इस तरीके से ये 13 टॉपिक हमको इस वीडियो में कंप्लीट करने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आवेश की संकल्पना के साथ। आवेश की संकल्पना, तो देखिए आज से लगभग 2500 साल पहले थेल्स नाम के वैज्ञानिक थे, इंग्लिश में इसको थैलीस पढ़ा जाता है। तो उन्होंने अंबर को जब ऊन से रगड़ा तो उन्होंने पाया कि अंबर में एक विशेष गुण आ गया है। अब ये छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। लेकिन उस समय के किसी भी दार्शनिक ने या वैज्ञानिक ने उनके इस प्रयोग पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया और लगभग 2000 सालों तक भी किसी ने इस पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया। फिर आए सन 1600 ईस्वी में डॉक्टर गिलबर्ट, जो इंग्लैंड के थे, उन्होंने पाया कि जैसा थेल्स ने अंबर के साथ किया था वैसा ही कांच, आपनूस, गंधक और लाख के साथ भी वैसा ही गुण प्रदर्शित हो रहा है। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि इन पदार्थों में यह गुण रगड़ने के कारण अर्थात घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है। इस गुण को प्राप्त कर लेने पर पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। वह कारण जिसमें उनमें यह गुण उत्पन्न होता है उसे विद्युत कहते हैं। और किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने पर कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश चार्ज ग्रहण कर लिया है। अतः वैद्युतमय पदार्थ को आवेशित पदार्थ कहा जाता है। तो हमको लास्ट में बस ये वाली परिभाषा पर गौर करना है कि किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने पर यह कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया है, और वैद्युतमय पदार्थ को आवेशित पदार्थ कहा जाता है। तो यहाँ तक हो गया हमारा ये आवेश का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं धन और ऋणावेश, धन तथा ऋणावेश। तो देखिए इसके लिए कई प्रयोग किए गए, बिल्ली की खाल पर, आपनूस की छाल पर, ये सारी चीज़ किए गए। लेकिन हम यहाँ पर इतना ढेर सारा दिमाग नहीं लगाएंगे। हमारा मेन फोकस है बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ना। और उसके लिए मैं आपको बता दूँ, आवेश जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और एक होता है हमारा ऋणावेश। और अगर किसी वस्तु पर धनावेश और ऋणावेश की मात्रा बराबर है तो हम उसको उदासीन पदार्थ कह देते हैं। आवेशों में गुण ये होता है कि अगर हम 2 प्लस आवेश पास पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, 2 ऋण आवेश एक दूसरे के पास पास लाएंगे तो वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन जब हम एक प्लस और एक माइनस को पास पास लाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं। तो ये हो गई हमारी धन और ऋण आवेश की संकल्पना। अब हम पढ़ते हैं
इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है और परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो परमाणु के नाभिक में जहाँ पर धन आवेश है उससे बहुत ही क्षीण बल के द्वारा बंधे होते हैं, इसलिए ये इससे बाहर निकल जाते हैं और पदार्थ में मुक्त रूप से घूमते रहते हैं। तो यही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी पदार्थ को धनावेशित या ऋणावेशित बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋणावेश। तो देखिए जैसे मान लेते हैं ये एक वस्तु है जो उदासीन है। उदासीन करने का मतलब है जिसमें प्लस और माइनस बराबर बराबर होंगे, इसलिए इनका कुल आवेश होगा 0। लेकिन अगर इसमें हम कोई वस्तु रगड़ें तो क्या होगा कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं बाहर चले गए हैं। तो क्या होगा, ये जो वस्तु पहले थी, ये वाली वस्तु, ये जो यहाँ पर लिखी गई है, इस पर देखें ये प्लस माइनस तो अभी यहीं पर है, ये प्लस माइनस ये यहीं पर है, लेकिन इसका प्लस तो यहीं बचा है, ये तो प्लस नहीं जाता है क्योंकि ये परमाणु का नाभिक होता है या फिर परमाणु ही पूरा होता है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है किसी दूसरी वस्तु पर। तो यहाँ पर अगर देखें प्लस माइनस और एक प्लस बचा है, तो इस पर प्लस की अधिकता है, यानी कि धनावेश की अधिकता है, इसलिए ये धनावेशित है। तो जब भी किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वस्तु जो होती है हमारी धनावेशित हो जाती है। अब दूसरा देखते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन गया है, तो वहाँ पर पहले प्लस 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 मान लेते हैं, वहाँ पर 4 प्लस थे उस वस्तु के पास, तो उतने ही 4 ऋणात्मक भी 4 ऋण भी थे। लेकिन अब अगर हम देखें तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया है, तो प्लस माइनस ये प्लस माइनस ये प्लस माइनस ये प्लस माइनस ये, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गई है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इस पर कैसा आवेश होगा, ऋणावेश होगा। यही कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ लेना है, इसी से आपके 1 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे देखिए ये सवाल एक पूछा गया था, 2 वस्तुएं हैं, इसका द्रव्यमान पहले ma था, इसके बाद इसका mb है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पर चला जाता है। तो पूछा गया है, तो शुरुआत में दोनों का द्रव्यमान बराबर बराबर था, तो पूछा है कि ये प्रोसेस होने के बाद यानी कि अगर दोनों को रगड़ दिया गया तो एक से इलेक्ट्रॉन यहाँ से A से B में चला गया है, तो पूछा जाएगा कि Ma में कौन सा आवेश आ जाएगा, तो Ma में आ जाएगा धनावेश, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। Mb में हो जाएगा ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक, अब Ma से इलेक्ट्रॉन चला गया है यानी कुछ पदार्थ इससे बाहर निकल गया है, तो इसका द्रव्यमान जो है कम हो जाएगा और Mb का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो अगर हम देखें तो Ma लेस देन हो जाएगा Mb, जो पहले बराबर बराबर थे। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन सिद्धांत समझ लिया है, बस आपको इतना ही समझना है। अगर इसमें कुछ भी चीज़ आपको याद रखनी है तो वो बस ये है कि इलेक्ट्रॉन की कमी अगर हो रही है तो वो धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है तो वो ऋणावेशित है, बस। अब हम देखते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। तो अभी तक हमने यहाँ पर जो देखा था ये घर्षण के द्वारा ही वस्तु को हमने आवेशित किया है। तो घर्षण का आवेश, जैसे ये 2 वस्तु हैं, अगर मैं इसे रगड़ देता हूँ तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और इससे दोनों वस्तुएं क्या हो जाएंगी, आवेशित हो जाएंगी। तो एक जितनी प्लस आवेशित होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन गए हैं वो प्लस आवेशित, और जिस पर इलेक्ट्रॉन गए हैं वो उतनी ही ऋणावेशित हो जाएगी। यानी कि अगर एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, तो इससे अगर मान लेते हैं प्लस जो Q आवेश यहाँ चला गया, माइनस Q आवेश यहाँ पर चला गया है, तो इस पर आवेश आ जाएगा प्लस का Q और इस पर आवेश हो जाएगा माइनस का Q। शुरुआत में दोनों का आवेश 0 0 था, अगर ऐसा है तो यहाँ पर प्लस Q आवेश और यहाँ पर माइनस Q आवेश, यही है हमारा घर्षण द्वारा आवेशन। अब 5वीं हेडिंग है वैद्युत आवेश संरक्षण। अब 5वां पॉइंट देखते हैं वैद्युत आवेश संरक्षण। तो संरक्षण का मतलब होता है नष्ट ना होना। तो वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो अगर ब्रह्मांड के किसी कोने पर हम धनावेश उत्पन्न करते हैं तो ब्रह्मांड के किसी न किसी कोने पर उतनी ही मात्रा का ऋण आवेश जरूर उत्पन्न हुआ होगा। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारा युग्म उत्पादन और युग्म विनाश। तो यहाँ पर देखिए ये गामा फोटोन है, जब ये किसी गामा फोटोन की ऊर्जा बहुत होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, तो ये टूट करके एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। तो इसको कहते हैं हम युग्म उत्पादन।
ऐसे यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और 2 गामा फोटोन यहाँ पर ये जनरेट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं इस तरफ भी टोटल आवेश 0 माइनस प्लस 0 और यहाँ भी गामा फोटोन में कोई आवेश नहीं होता है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के आवेश का उत्पादन नहीं हुआ है। यहाँ पर देखें तो गामा फोटोन का आवेश शुरुआत में 0 था और बाद में भी देखो जितना इसका प्लस आवेश है उतना इसका ऋण आवेश है, तो टोटल आवेश यहाँ भी 0 है, तो कुल आवेश संरक्षित है। अब अगला टॉपिक हमारा आवेशों का पुनर्वितरण। तो देखिए अगर हम 2 गोले लें, दोनों का आकार बिल्कुल सेम हो, रेडियस बराबर हो और आइडेंटिकल हो, बिल्कुल ट्विंस हो, जुड़वा हो, तो अगर इस पर Q आवेश हो और इसको मैं एक धातु के तार से जोड़ दूं तो होगा ये कि दोनों में जो आवेश होगा वो आधा आधा बढ़ जाएगा। तो इसमें Qi2 आवेश बचेगा, ये A है और ये B है, तो ये A है और ये B है, Q/2 और Q/2। अब यही प्रोसेस अगर मैं B के साथ करूं C वाले गोले को लेकर के, तो देखेंगे यहाँ पर ये B में अब Q/2 का आधा बचेगा यानी Q/4 और इसमें भी Q/4 आवेश आ जाएगा। तो इस तरीके से हम आवेशों को पुनर्वितरित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें अगर इन दोनों का आकार अलग अलग होगा तब हमें वैद्युत विभव के कंसेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा और वहाँ से आवेशों का वितरण हम ज्ञात करेंगे। तो जब वैद्युत आवेश आएगा तब हम वहाँ पर इसको देख लेंगे। आगे देखते हैं हम वैद्युत आवेश का मात्रक। तो देखिए वैद्युत आवेश को हमने वैद्युत धारा के रूप में परिभाषित कर रखा है। अभी हम कूलाम बल पढ़ने के बाद फिर से इसको परिभाषित करेंगे एक बार। तो देखिए वैद्युत आवेश का मात्रक जो बेसिक जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि वैद्युत धारा बराबर होता है वैद्युत आवेश बटे समय, I बराबर Q/T या Q बराबर I × T। तो क्या होगा यदि किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित आवेश 1 कूलाम होगा। तो इस तरीके से हमको इसको याद कर लेना है। तो 1 कूलाम बराबर हो गया 1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड। तो इसकी विमा अगर हम ज्ञात करना चाहें तो विमा हो जाएगी एम्पियर का A और सेकेंड का T, तो AT। तो बस हमारा यही हो गया वैद्युत आवेश का मात्रक। तो हमें याद रखना है इसका मात्रक होता है कूलाम। कूलाम जो है आवेश का एक बहुत बड़ा मात्रक है, तो हम इसको माइक्रो कूलाम में भी, मिली कूलाम या माइक्रो कूलाम में इसको यूज़ करते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं मूल आवेश, आवेश का क्वांटीकरण। 8वां टॉपिक है मूल आवेश, आवेश का क्वांटीकरण। तो देखिए प्रकृति में आवेश का एक सबसे छोटी इकाई एग्जिस्ट करती है, यानी कि प्रकृति ने ही हमें आवेश की एक ऐसी इकाई दी है जिससे छोटी इकाई प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जा सकती है। तो आवेश की न्यूनतम मात्रा जो सबसे छोटी मात्रा हो सकती है उसी को हम कहते हैं मूल आवेश, और इसका मान होता है, इसे E से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल e से, और इसका मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। यही हमारा मूल आवेश है। तो अब हम आगे देखते हैं कि वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसी को हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण, अर्थात आवेश E के पूर्ण गुणक के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि 0E +-E +-2E +-3E +-4E इस रूप में पाए जाएंगे। 1.5E नहीं पाया जाएगा, 2.5E नहीं पाया जाएगा, 3.5E नहीं पाया जाएगा, अर्थात जो आवेश होगा वो E का पूर्ण गुणज होगा। तो यह हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सीधी सी बात यह है कि कोई भी आवेश जो Q है वो बराबर होगा N × E के, जहाँ पर N का मान जो है हमारा 0, ±1 ±2 ±3 ... इस तरीके से होगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है हमारे लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर E का मान ऑलरेडी पता है, N है उन आवेशों की संख्या, यानी कि E की संख्या, मूल आवेश की संख्या, और Q है कुल आवेश। तो इसके आधार पर हमसे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं कुछ ऐसे कि अगर किसी वस्तु पर मान लेते हैं Q बराबर है 1 कूलाम आवेश है, तो हमें पूछा जाएगा कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हमसे मान लिया किसी ने कह दिया कि उसमें +1E है, तो हमसे पूछा जाएगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं या कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं। तो सबसे पहली बात, इस पर प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश जब होता है तो इलेक्ट्रॉनों की, प्लस आवेश यहाँ पर ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसमें प्लस आवेश आ जाता है।
अब क्वांटाइजेशन के सिद्धांत से Q बराबर होता है N इंटू ई, तो यहाँ पे N बराबर हो जाएगा Q अपॉन ई। तो Q कितना है हमारा 1 कूलाम, ई का मान कितना है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम यहाँ पर और कूलाम यहाँ पर। तो ये कट जाएगा और शुद्ध संख्या में मिलेगी 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर प्लस 19। इसको हम चाहें तो 100 तो 100 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर, यहाँ से 2 जीरो यहाँ पर चले गए तो यहाँ पर बचेगा 17। हम चाहें तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं 1000 बटे 16 गुणे 10 की पावर 17। अब इसको 16 से काट देते हैं, 16 पचाई 80, 16 पचाई 80, 16 चक्के 96, 4 बचा तो यहाँ पर 40 हो जाए, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 8 40 80, 16 बचाई 80, 6.25, तो 62.5 गुणे 10 की पावर 17। तो हम इस दशमलव को यहाँ पर ले लेते हैं और एक यहाँ पर देखो 60 था तो यानी कि एक 10 था इसके पास, एक 10 इसको देते हैं तो 17 प्लस 1 यानी कि 6.2, ये 5 है, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 हो जाता है। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक कूलाम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो हमारे पास कितनी होगी 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बोर्ड में पूछा गया है। तो आशा करता हूँ कि इस तरीके से आप ये सवाल लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने मूल आवेश और आवेश का क्वांटीकरण पढ़ लिया है। अब चलते हैं कूलाम के नियम की ओर। अब 9वां टॉपिक इसमें है हमारा कूलाम का नियम। तो 1785 ईस्वी में कूलाम ने 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण के विषय में हमें एक नियम दिया था जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, तथा उनके बीच की दूरी R ये जो है के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात बटे R स्क्वायर होता है। तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं F बराबर यहाँ पर हमें एक नियतांक K लिखना है और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिख लेना है। यही हमारा जो है ये कूलाम का नियम है। तो देखिए ये तो हो गई परिमाण की बात। अब इसकी दिशा की बात। तो दिशा में ये है कि यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, अर्थात ये बल जो लगेगा वो या तो हमारा अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो इसी दिशा इसी रेखा के अनुदिश रहेगा, लेकिन प्रतिकर्षण बल होंगे। और अगर दोनों एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो दोनों जो हैं आकर्षण बल हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही। इसी को हम कहते हैं कूलाम का नियम। अब ये जो समानुपाती नियतांक है ये स्वतंत्र नहीं है, ये निर्भर करता है किन चीज़ों पर, आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। अगर इन दोनों आवेशों के बीच माध्यम बदल दिया जाए, जैसे पहले मान लेते हैं ये वायु पर रखे थे, अब इन दोनों आवेशों को पानी में डुबो दिया जाए या शहद में डुबो दिया जाए, तेल में डुबो दिया जाए या किसी प्लास्टिक में घुसा दिए जाएं, तो होगा क्या कि इनके बीच लगने वाला ये जो बल है ये बदल जाएगा। और दूसरा क्या है, इसका जो मान है वो आवेश, दूरी व बल के मात्रकों पर निर्भर करता है कि हमने किस प्रकार के मात्रक लिए हैं, कौन सी पद्धति ली है। तो पद्धति के अनुसार भी K का मान बदल जाएगा। तो यदि हम आवेश को कूलाम में, यदि हम आवेश को जो है, जो आवेश है वो कूलाम में, दूरी जो है वो मीटर में, और बल को जो है न्यूटन में नापें। आवेश को कूलाम में, दूरी को मीटर में और बल को अगर न्यूटन में नापें तो जो K का जो मान आता है प्रयोगों के आधार पर वो आता है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। तो ये प्रयोगों के आधार पर
इसका मान निकाला गया था जब आवेश को कूलाम में, दूरी को मीटर में और बल को न्यूटन में मेजर किया जाए। अब बाद में क्या हुआ कि हमने इस k का जो मान है अपनी सुविधा के लिए, गणनाओं में सुविधा के लिए इसको इस प्रकार से भी लिखा गया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट बराबर है हमारा निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अब विद्युतशीलता क्या है? विद्युतशीलता सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि किसी माध्यम से कितना वैद्युत क्षेत्र निकल सकता है। अब वैद्युत क्षेत्र कंसेप्ट आगे आएगा तो हम उसमें समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन सीधी सी बात हम यहाँ पर ये समझ लें कि जैसे मान लेते हैं ये कोई माध्यम, तो ये विद्युतशीलता का जो कंसेप्ट है वो कुछ ऐसे कि मान लेते हैं ये कोई माध्यम है, इस माध्यम से बल रेखाएं जा रही हैं, ठीक। अभी विद्युत बल क्षेत्र रेखाएं क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इनके द्वारा, इस माध्यम के द्वारा इन रेखाओं को रोक लेने की क्षमता को कहते हैं इसकी विद्युतशीलता। जितना ज़्यादा विद्युतशील होगा उसके अंदर उतनी ही एक विपरीत वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगी और विपरीत वैद्युत क्षेत्र आने वाली वैद्युत क्षेत्र को उतना ही कम कर देगी। तो जैसे मान लेते हैं अगर ये निर्वात होता तो इस कंडीशन में चारों की चारों किरणें बाहर निकल जाएंगी, क्योंकि निर्वात को आवेशित नहीं किया जा सकता, उसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर ये कोई ऐसा मीडियम है जिसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया विपरीत दिशा में, तो उसने क्या है, 3 को तो गुजरने दिया, 3 को मान लेते हैं उसने गुजरने दिया, लेकिन एक को इसने खा लिया, एक को इसने नष्ट कर दिया। नष्ट करने का मतलब है एक को कैंसिल कर दिया। तो अब इसकी विद्युतशीलता क्या है, ज़्यादा है। जैसे अगर ये निर्वात है और अगर ये जल होता तो जल की विद्युतशीलता जो होती है वो निर्वात से 81 गुना होती है, निर्वात से 81 गुना ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो वैद्युत बल होता है वो किसी पदार्थ या विद्युतशील पदार्थ के बीच में रखे जाने पर 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला कूलाम बल घट जाता है। इसको हम और डिटेल से समझते हैं आगे। तो मान लेते हैं कोई परावैद्युत पदार्थ है। परावैद्युत पदार्थ बेसिकली कोई विशेष नाम नहीं है। जैसे मान लेते हैं जल हो गया, मोम हो गया, पैराफिन हो गया या प्लास्टिक हो गया, ये सब परावैद्युत पदार्थ हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो बल होगा F बराबर वो होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक K और एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक K एक्स्ट्रा यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो K है यहाँ पर ऐसे स्मॉल K था, ये यहाँ पर है कैपिटल K। इस K को हम कहते हैं परावैद्युतांक। इसको हम कहते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक देखिए ये बना है, दरअसल ये जो बना है हमारा परावैद्युत प्लस अंक से मिलकर के बना है। अब अंक है, कोई संख्या है, तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, ये एक मात्रकहीन राशि है। ये कैसी राशि हमारी, एक मात्रकहीन राशि है। तो यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को देखें, इस एप्सिलॉन नॉट के को देखें, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट के बराबर एप्सिलॉन, यानी कि ये माध्यम की, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता है। ये जो हो गई किसी माध्यम की वैद्युतशीलता है, तो यहीं से हम के का मान निकाल सकते हैं। के बराबर हमारा आ जाएगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो मात्रक एप्सिलॉन का होगा वही मात्रक एप्सिलॉन नॉट का होगा, दोनों मात्रक कट जाएंगे तो ये एक मात्रकहीन राशि आ जाएगी। तो पूछ लिया जाता है कि के का मात्रक क्या होता है, के का कोई मात्रक नहीं होता है।
अब के का जो मान होता है यही हमें याद रखना है। जो के का जो मान है, जो के का जो मान होता है वो बराबर होता है 1, किसके लिए? निर्वात के लिए, याद रखना है आपको। अगर निर्वात है तो इसका मान होगा 1। और के का मान होता है, के का मान होता है अनंत धातु के लिए। कोई भी धातु है, मेटल है, उसके लिए कितना होता है? अनंत। जैसे जैसे इसके में यहाँ पे आ जाएगा सोना, चांदी, लोहा, कोई भी धातु है उसके लिए के का मान क्या होगा? अनंत। बाकी सारे परावैद्युत के लिए इसका मान 1 से अनंत के बीच में होता है। तो यहाँ पर हमारे आ जाएंगे परावैद्युत पदार्थ। जैसे मैंने बताया, जैसे जल है तो जल का होता है हमारा 81, मुझे एक का याद है जल का, बाकी भी होते हैं ढेर सारे, तो आप देख सकते हैं उसमें। तो देखिए 1 और अनंत के बीच में है जल का परावैद्युतांक के का मान, ठीक। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर कूलाम के नियम के बारे में जानकारी हो गई है। अब हमें ये देखना है, हमसे ये भी पूछ लेता है कि यहाँ पर जो आपने एप्सिलॉन नॉट का कंसेप्ट दिया है, ये इसका मात्रक बताइए और इसका मान निकालिए। तो चलिए अब इसका मात्रक और मान निकाल लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखिए हमें पता है, पिछले वाले जो सूत्र से हमने देखा था, अगर हम फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखेंगे, जो हमने के का मान था, जो के का मान था उसकी जगह हमने 9 × 10⁻9 लिखा था, और फिर इसकी जगह हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया था। तो मतलब ये और ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁻9। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या ले सकते हैं? 1/9 × 10⁻9। तो एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ से हमको मिल जाएगा 1/4 पाई × 9 × 10⁻9। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए कितना हो जाएगा? ये 1/4 इंटू पाई का मान हो जाएगा 22/7 × 9 × 10⁻9। तो आगे हम इसको ऊपर ले जाएंगे, 7 ऊपर पहुंच गया, बाकी यहाँ पर है 4 × 22 × 9 × 10⁻9। अब अगर इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका मान लगभग, मैं देख के लिख देता हूँ, इसका मान आपको लगभग मिलेगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यह एप्सिलॉन नॉट का आपका आंकिक मान आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब इसका हम मात्रक निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। मात्रक और इसकी विमा भी पूछ ली जाती है। तो देखो मात्रक क्या हो जाएगा, हमें पता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। हमको ये चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे और इसको इसके नीचे कर देंगे। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2/r²। तो अब लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर 1/, तो 4 पाई का तो कोई मात्रक होगा नहीं, तो F का मात्रक लिखेंगे गुणे Q1 का मात्रक गुणे Q2 का मात्रक बटे, यहाँ पर लिखेंगे R का मात्रक और इसका स्क्वायर। तो अब सीधे लिख देंगे 1/f का मात्रक, F क्या है हमारा यहाँ पर है न्यूटन, गुणे Q1 क्या है यहाँ पर है कूलाम, गुणे कूलाम बटे R का मात्रक क्या है हमारा यहाँ पर है मीटर स्क्वायर। तो बस हमारा यहाँ से मात्रक बन गया, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमको एप्सिलॉन नॉट का मात्रक मिल गया है। अब हम चाहें तो इस न्यूटन को भी बदल सकते हैं, जैसे मान लो हमको न्यूटन के रूप में नहीं लिखना है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, कूलाम स्क्वायर बटे, अब देखिए न्यूटन बराबर कितना होता है
एफ बराबर अपने को पता है, एफ बराबर होता है एम इंटू ए। तो एम हमारा होता है किलोग्राम, तो यहाँ पर आ जाएगा केजी, और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, लिखेंगे किलोग्राम यानी कि किग्रा इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2 इंटू मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ पर मिलेगा कूलाम स्क्वायर बटे किलोग्राम इंटू 1 मीटर ये है और 1 मीटर ये हो जाएगा हमारा मीटर की घात 3 इंटू सेकेंड की घात -2। और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो हम कूलाम को भी हमें पता है Q बराबर कितना होता है, Q बराबर होता है I इंटू टी। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसको हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देते, कूलाम के रूप में ही बदल देते हैं इसको। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा कूलाम स्क्वायर और सेकेंड पहुँच जाएगा ऊपर, सेकेंड की पावर सेकेंड स्क्वायर बटे किलोग्राम इंटू मीटर की घात 3। तो यहाँ से हमको मिल गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अब हम इसी में आगे चाहें तो एप्सिलॉन नॉट की विमा भी ज्ञात कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की विमा, तो विमा के लिए हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसी को हम विमा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अब कूलाम था तो कूलाम को हम आई इंटू टी ले सकते हैं। अब आई क्या है यहाँ पर, ये एम्पियर और टी जो है सेकेंड यानी कि समय है। तो कूलाम को हम लिखेंगे एम्पियर इंटू सेकेंड का होल स्क्वायर इंटू सेकेंड का बाहर स्क्वायर लगा है बटे 11 इंटू मीटर की घात 3। अब हम इसको विमा के रूप में लेंगे। तो एम्पियर का हमको लिखना है ए, सेकेंड का लिखना है टी इसका स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर बटे किलोग्राम का होता है एम और मीटर का होता है एल की पावर 3। सबको ऊपर ले आते हैं तो देखो एम की पावर -1 हो जाएगा, एल की पावर 3 हो जाएगा, और टी देखो यहाँ पर 2 ये हैं और 2 ये हैं, तो टी की पावर 4 ये हो जाएगा। देखो ये ऊपर गया तो माइनस का होगा, और ए की पावर +1 ये हो जाएगा +2 ए स्क्वायर। तो बस यही हमको मिल गई एप्सिलॉन नॉट की विमा। तो इस तरीके से हमको कूलाम से संबंधित जो भी सवाल हमको बनने थे वो हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है लेकिन कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं इसके अगले टॉपिक में, जो कि है हमारा कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो अब हमको देखो, अभी हमने जो पढ़ा, अभी हमने ये सारी चीज़ें जो पढ़ी हैं इसमें भी पढ़ा और हमने यहाँ भी पढ़ा है, कूलाम का नियम पढ़ा, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी। तो ये सिर्फ दर्शा रहा है इसके परिमाण को, लेकिन बल एक सदिश राशि है, और अगर ये सदिश राशि है तो इसको वेक्टर के रूप में बदल लेना एक भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है। या फिजिक्स की स्टडी में सदिश राशियों को सदिश के रूप में व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रॉब्लम्स है वो आसान हो जाए। तो चलिए इसको ऐसे कैसे करेंगे ये देखते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 आवेश हैं, ये रेड कलर से दिख रहा होगा आपको, एक Q1 और एक Q2। दोनों को हमने किसी बिंदु O, जिसको हम मूल बिंदु भी कह सकते हैं या कोई निर्देश फ्रेम है, उसके सापेक्ष इनकी स्थिति सदिश हमने निकाल ली है। एक है R1 और एक है R2। फिर हमने एक सदिश Q1 से Q2 की ओर जाते हुए, ये पर्पल कलर से दिखा रखा है ब्लू कलर से, तो ये यहाँ से यहाँ गया। तो हमें पता है वेक्टर के योग के नियम से क्या होता है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए A वेक्टर मान लूँ, हमें नहीं पता कि R21 है, तो क्या होता है, मैं यहाँ से ऐसे गया फिर यहाँ से ऐसे गया, तो इसका मतलब ये है R1 + A वेक्टर बराबर हो जाएगा R2 वेक्टर। ये जो है R2 वेक्टर, तो हमको A वेक्टर चाहिए जो ज्ञात नहीं है, तो A बराबर हो जाएगा R2 - R1। इसी R2 - R1 को जब 2 में से 1 घट रहा है तो उसको हम R21 लिखते हैं वेक्टर में। आपको हमेशा याद रखना है, अगर R21 लिखा है तो ये R2 - R1 लिखा होगा, तो हमने इसको क्या लिख दिया, R2 - R1। इसी प्रकार अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये वेक्टर ऐसे ना होकर के ये वेक्टर इस ओर जा रहा होता,
तब हमको क्या मिलता, R12 मिलता, और जब R12 मिलता तो हम इसको लिखते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें, तो मैं यहाँ पर माइनस अगर कॉमन कर लूँ तो मेरे को मिलेगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो ये R12 वेक्टर लिखा यहाँ पर। तो R12 वेक्टर हमको मिल जाएगा बराबर माइनस R21 वेक्टर की। देखिए R2 माइनस R1 किसके बराबर है, R21 के, तो R21 मैंने यहाँ लिख दिया। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के विपरीत है और है भी, देखो अभी R21 इस ओर जा रहा है और R12 इस ओर जाएगा। तो इतना हमने यहाँ पर इसको ध्यान से पढ़ लिया है। अब हमको क्या देखना है कि हमको दिशा चाहिए। ये तो आ गया इसका मैग्नीट्यूड, ये तो एक वेक्टर आ गया। अब वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, सदिश में दो चीज़ें होती हैं, एक परिमाण होता है और उसकी दिशा होती है। तो दिशा के लिए हम यूज करते हैं एकांक सदिश। ये हमारा क्या है, एकांक सदिश, और इसको हम पढ़ते हैं R21 कैप। इसको कैसे पढ़ें, इसको हम पढ़ते हैं कैप, ये है हमारा कैप, टोपी। यह R21 एकांक सदिश है। तो R21 कैप बराबर कितना हो जाएगा, एकांक सदिश जो है R21 वेक्टर बटे R21 वेक्टर का परिमाण। तो हमको यहाँ पर ये मिल गया। इसको हम चाहते तो ऐसे भी ले सकते थे, R21 वेक्टर बटे R21, यानी कि हम मोड़ ना लगाएं और तीर ना लगाएं तो सीधे हमें पता चल जाएगा कि ये सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात की गई है। ऐसे ही R12 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, R12 वेक्टर बटे R12। फिर से हम देखेंगे जैसे R12 और R21 विपरीत दिशाओं में थे, ऐसे ये भी विपरीत दिशाओं में होंगे। तो R12 कैप बराबर माइनस R21 कैप, ये दोनों भी विपरीत दिशाओं में होंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर दोनों बलों को। तो दोनों बलों कौन कौन से हैं, Q1 Q2 दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है, R21 है। R21 और R12 दोनों विपरीत दिशाओं में हैं, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर Q1 इंटू Q2 जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन जीरो है। ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब Q1 ग्रेटर देन जीरो हो और Q2 भी ग्रेटर देन जीरो हो, या Q1 लेस देन जीरो हो और Q2 भी लेस देन जीरो हो। सीधी सी बात है, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, दोनों आवेश कैसे कैसे हों, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तब हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारा जो कूलाम का जो सूत्र बनेगा इस कंडीशन में, हम इसको लिखेंगे F बराबर F यहाँ पर हम F21 वेक्टर ले सकते हैं। यहाँ पर F21 वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R21 वेक्टर का स्क्वायर और R21 वेक्टर का कैप, ये चीज़। बस अगर R21 स्क्वायर अगर यहाँ पर मैं ले रहा हूँ तो R21 कैप हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मेरे को क्या दिखता है कि ये दोनों आवेश Q1 Q2 जो हैं इनका गुणनफल निगेटिव है। निगेटिव कब आ सकता है, जब Q1 जो है पॉजिटिव हो और Q2 जो है वो निगेटिव हो, या Q1 जो है वो निगेटिव हो और Q2 जो पॉजिटिव हो। तो इस कंडीशन में भी दोनों का गुणनफल प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तभी ये निगेटिव आ सकता है। और यहाँ भी R21 वेक्टर है, तो फिर से अगर हम यहाँ पर कूलाम बल लिखना चाहें तो F21 वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर और R21 कैप। तो इस तरीके से हम जो कूलाम बल था उसको सदिश रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने R21 को लिखा, R12 को नहीं लिखा, तो एक बार R12 को भी लिख कर देख लेते हैं। तो इस वाले केस में अगर मैं यहाँ पर R12 लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा, R12 वेक्टर मेरे साथ भी आप लिखिएगा। तो R12 है तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा Q1 Q2 बटे, अब कितना आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा R12 और यहाँ पर हो जाएगा R12 का कैप। इस तरीके से लिख लेंगे। और ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो R21
R12 वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारा, R12 वेक्टर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 का कैप। अब ये दोनों बल देखें अगर हम ध्यान से विपरीत दिशाओं में, अगर ये इस ओर जा रहा है तो ये इस ओर जा रहा है, ये बाईं तरफ जा रहा है तो ये दाईं तरफ जा रहा है, तो ये मैथमेटिकली भी कंसिस्टेंट होने चाहिए। तो हमको पता है R12 कैप माइनस होता है R21 कैप, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखना चाहें तो हम यहाँ पर रख भी सकते हैं इनकी वैल्यू। हमें पता है कि यहाँ से अगर देखें दोनों वेक्टर जो है बराबर हैं, दोनों वेक्टर अगर बराबर हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि R12 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बराबर है R21 वेक्टर की, तो फिर यहाँ पर ये दोनों बराबर भी हो जाएंगे। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं R12 वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर की जगह मैं ले सकता हूँ फिर से बता देता हूँ, R12 वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 की जगह कितना हो जाएगा R21 स्क्वायर। यहाँ से हम ले सकते हैं, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं R12 बराबर R21। वेक्टर अगर नहीं लगा रहे हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो स्क्वायर हो गया। और R12 कैप की जगह क्या ले सकते हैं, यहाँ से माइनस का, यहाँ से देखो माइनस का R21 कैप। तो ये क्या बन गया, ये तो हमारा ये बराबर हमारा क्या बन गया माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर और R21 कैप। ये हमारा बनेगा कुछ और नहीं, ये F21 है, तो माइनस F21 वेक्टर या F12 बराबर माइनस F21, जो कि हमें यहाँ से दिख भी रहा। ये चित्र हमने बनाया था, दोनों बल एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में हैं, दोनों बल हमेशा एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में हैं। तो देखो दोनों बल एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में हैं, इसीलिए यहाँ पर ये माइनस साइन आ रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने जो कूलाम का नियम था उसको हमने सदिश रूप में लिखना सीख लिया है। अगला टॉपिक है हमारा बहुल आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, इसका कंसेप्ट हम देख लेते हैं। किसी आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक कर लगाया जाता है। किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है, इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। आप इस थ्योरी को वीडियो को पॉज करके दोबारा इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन अब मैं इसको समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको याद रखना है सदिश योग। तो देखिए मान लेते हैं Q1 वो आवेश है जिस पर लगे बल की गणना आपको करनी है, और यहाँ पर Q2 और Q3 दो अन्य बल हैं। तो क्या कहा गया है, इन दोनों आवेशों के कारण इस पर लगने वाला जो बल होगा, यानी कि जो बल इस पर Q2 जो Q1 पर बल लगाएगा वो, और Q3 जो Q1 पर बल लगाएगा वो इन दोनों के बीच लगने वाले बल से प्रभावित नहीं होगा। यानी ये दोनों बल जो हैं स्वतंत्र हैं। बस इतनी सी बात है, यह है अध्यारोपण का सिद्धांत। और किस नियम का पालन होगा, सदिश योग का पालन होगा। तो इसलिए यहाँ पर देखो हमने Q1 Q2 और Q3 वेक्टर थे, इनके एकांक सदिश कितने हैं, इनकी स्थिति वेक्टर हैं R1, इसका R2 और इसका R3 है। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को मैंने R12 कहा है, क्योंकि इस तरफ है तो ये 1 और ये 2, तो R1 माइनस R2 बनेगा, और यहाँ पर R1 है तो R13 हो गया। तो हमने F1 पर लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा, F12 और F13 का सदिश योग। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो वेक्टर होगा वो हमारा क्या होगा, F13 वेक्टर के बराबर होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि F1 वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा हमारा F1 पर 2 के कारण बल प्लस F1 पर 3 के कारण बल। F1 बराबर F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। अगर हम देखें यहाँ पर हमने इनके स्थिति वेक्टर भी लगा रखे हैं, तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि F12 वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा था। सो Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R12 का वेक्टर। ऐसे ही हम यहाँ पर ले सकते हैं
3 वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 का कैप। अब हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर नहीं बताई है आपको कि हम चाहे तो इस R1 कैप को भी हटाकर R13 ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं देखो मैं बता देता हूँ। R12 कैप जैसे हमने पढ़ा था तो ये था R12 वेक्टर बटे R12। तो मैं इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ पर F12 बराबर कितना हो जाएगा, F12 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर बटे R12, क्योंकि मैंने R1 कैप का मान कैप का मान यहाँ से ये रख दिया यहाँ पर। तो अब देखेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R12 की घात 3 हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा R12 वेक्टर। तो हम इसको इस रूप में भी ले सकते हैं, सदिश को इस रूप में भी लिखा जा सकता है, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर हमको अब F1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा F12 प्लस F13 वेक्टर। अब इन दोनों को अगर हम मान रख देंगे तो हमको मिल जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 का कैप। ये F1 सदिश आ गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किसी एक आवेश पर बहुत से अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बल की गणना हम कैसे कर सकते हैं। तो जब हम किसी बल पर लगने वाले अन्य बलों को इस रूप में, इस वेक्टर रूप में जोड़ते हैं तो इसी को कहा जाता है अध्यारोपण। इसी को कहा जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत, इसी को अध्यारोपण कहते हैं। तो हम पूरी की पूरी जो स्थिर वैद्युतिकी है उनको दो सिद्धांतों के आधार पर पढ़ सकते हैं। एक है कूलाम का नियम ये, और अध्यारोपण का सिद्धांत। इसके आधार पर हम किसी भी आवेश पर लगने वाले बल का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है सतत आवेश वितरण। तो इसका प्रयोग आपको कहाँ पर करना है, बेसिक सी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे आवेश, जैसे अभी हमने पढ़ा कि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होता है। तो एक आवेश Q1 Q2 Q3 हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, Q1 Q2 Q3 इस रूप में मिल सकता है। लेकिन अगर यही आवेश किसी जगह पर एक समान रूप से बिखरा हो, यानी कि एक रूप से वितरित हो, जैसे मान लेते हैं ये एक रॉड है और इस पर प्लस Q जो आवेश है वो एक समान रूप से बहुत ही एक समान रूप से इस पर वितरित है। ठीक है, वैसे मुझको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, एक यूनिट पर एक ही आवेश रहना चाहिए था, लेकिन मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, या मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ। ये लाइन है, इस लाइन पर आवेश जो है इस तरीके से वितरित है, या ये नेगेटिव आवेश भी हो सकता है, माइनस 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 माइनस। तो जब आवेश जो है एक समान रूप से एक रेखा पर वितरित होता है तो उसे हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण, और इसको कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। इसे हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो ऐसी सिचुएशन में हमको घनत्व निकाल लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमें घनत्व पता चल जाए तो फिर हम उस लंबाई से गुणा करके उस पर उपस्थित कुल आवेश निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं इस पर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यहाँ पर जो है 7Q आवेश है L लंबाई पर, तो यही इसका हो गया, हमारा घनत्व हो गया। तो अगर हमको ऐसी आवेश का 2L वितरण दे दिया जाए तो हम निकाल सकते हैं आराम से कि 7Q/L इंटू 2L पर कितना आवेश होगा, इसका दोगुना 7 दूनी 14Q, यानी कि 2 गुनी लंबाई पर कितना आवेश होगा, 14Q। तो इसी को हम रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर होता है L लंबाई पर आवेश बटे L, या एकांक लंबाई पर आवेश बटे L। तो एकांक लंबाई पर जितना आवेश उपस्थित होता है उसी को हम कहते हैं आवेश घनत्व। तो मान लेते हैं L लंबाई पर आवेश जो है वो है Q और जो लंबाई है वो है L, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा Q/L।
L। ऐसे ही अगर मान लेते हैं आवेश जो है अब रेखा के रूप में ना वितरित होकर के एक चादर के रूप में बिखरा है एक समान रूप से, तो फिर हम क्या करेंगे, अब फिर हमें यहाँ पर घनत्व ज्ञात करना पड़ेगा। तो पृष्ठ आवेश घनत्व ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व निकालने के इसको हम स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल है A, इसका क्षेत्रफल कितना है A, तो A क्षेत्रफल पर आवेश बटे A, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, A क्षेत्रफल पर आवेश मान लेते हैं Q है और यहाँ पर है A, तो ये सिग्मा आ गया। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q बाई A। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो Q बराबर निकाल सकते हैं। Q बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा टाइम्स A, और अगर यहाँ से चाहें तो Q बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स L। ये बाद में जब डेरिवेशन करेंगे उसमें आपको यूज़ करना होगा। गॉस के नियम में ये और ये दोनों यूज़फुल होंगे। आयतन, अब मान लेते जो आवेश है वो किसी आयतन में बिखरा हुआ है, किसी आयतन में इस तरीके से हो सकता है। मान लेते हैं एक गोला है, जैसे एक खोखली गेंद थी और उसमें आपने आवेश भर दिया है, या जैसे मान लेते हैं खोखली गेंद है उसमें पानी भर दिया और पानी जो है आवेशित है, तो इस तरीके से हो सकता है। मान लेते हैं गोले के अंदर इस तरीके से भरा हुआ है आवेश, आयतन में आवेश भरा है, तो हमें यहाँ पर आयतन आवेश घनत्व ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको ज्ञात करना पड़ेगा आयतन आवेश घनत्व, जो कि होता है हमारा रो बराबर, फिर से जितना आवेश मान लेते हैं यहाँ पर Q आवेश वितरित है, तो Q, अगर Q आवेश वितरित है इसमें तो Q और बटे इसका आयतन V, तो यहाँ से Q बराबर कितना हो जाएगा, रो इंटू V। तो इस तरीके से हम सतत आवेश वितरण का अध्ययन कर सकते हैं। अगर आवेश एक रेखा के रूप में वितरित है तो हम लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ पे वितरित है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और अगर आयतन पर वितरित है तो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमने जो टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ना चाहते थे उन सबको यहाँ पर पढ़ लिया है। एक बार फिर से बता देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो देखो हमने आवेश की संकल्पना पढ़ ली है, और ये सारे टॉपिक जो थे इलेक्ट्रॉन में सिद्धांत, घर्षण, कूलाम का नियम, कूलाम का सदिश रूप और अध्यारोपण सिद्धांत और सतत वितरण, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुँचे। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।